दादाजी, जी। मेरा आपसे ये प्रश्न है हाँ कि आदिवासी संस्कृति ने हाँ वैदिक संस्कृति को कितना प्रभावित किया? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न मेरे पोते रुद्राक्ष ने पूछा। आदिम संस्कृति ने वैदिक संस्कृति को कितना प्रभावित किया। बहुत ही गंभीर प्रश्न है। मूल रूप से देखा जाए तो वैदिक संस्कृति की पहले हजारों वर्ष आदिम संस्कृति के गुजरे और उस पहले आदमी के पहले अनुभव जो आदिम मानस में और उनके स्मृतियों में जो जमा होते चले गए, उसका समय बहुत अधिक है। वैदिक संस्कृति के पहले या वैदिक युग के पहले हजारों वर्ष आदिम जनजातियों ने प्रकृति और जंगल में बिताए। उनके जो भी अनुभव थे उनको वो अपने जहन में उतारता चला गया। आदिम मनुष्य के पास अपने ज्ञान का पहला पाठ तो सबसे पहले उसके सामने ये प्रश्न था कि उसके जीवन को बचाना है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को सबसे पहले संकलित करना है। उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि उसे सबसे पहले अपने जीवन को चलाने के लिए जिन मूलभूत आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़ती थी उनकी लड़ाई उसके सामने सबसे अधिक थी। तो उसी दिशा में आदिम मनुष्य ने प्रयास किया। वर्षा से बचने के लिए वो गुफाओं में रहा। वर्षा, शीत, गर्मी से बचने के लिए वो गुफाओं का आश्रय लेता था। पानी के लिए नदियों के किनारे उसने आश्रय ढूंढे। भोजन के लिए उसने जंगलों में जाके आखेट से मांस खाना शुरू किया। हम देखते हैं कि ये कहा जाता है कि पहले आदिम मनुष्य ने मांस को कच्चा ही खाना शुरू किया। उसके बाद जब उसने अग्नि की खोज की, जब अग्नि उसको मिल गई तो वो पका करके उसे खाने लगा। इस अग्नि के आविष्कार ने भोजन की दिशा में मनुष्य को बहुत सारे नए आयाम दिए हैं। उसके अनुभव, उसके पास गुफा में रहने के अनुभव, गुफा में चित्र बनाने के अनुभव प्रागैतिहासिक काल के, और गुफा में ही जीवन को समझने के जो जितने पहलू थे उन सबको आदिम जनजातियों ने अपने मस्तिष्क में, अपनी स्मृति में सहेजना शुरू किया और जीवन में उसको उतारना शुरू किया। वो ही अनुभव जो है आदिम जनजातियों के पास में वर्षों उनके जहन में रहे, उनके व्यवहार में रहे, उनकी संस्कृति में रहे। तब आदि मानव को जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ वो पहला ज्ञान कहा जा सकता है। तो उस समय ज्ञान का इतना उसके मस्तिष्क में ये विचार नहीं था कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है।
उसके व्यवहार में जो भी चीज़ आई, वनस्पतियाँ आई, पेड़ पौधे आए, मौसम आए, ऋतुओं आई, वो सब उसके जो वो प्रथम अनुभव थे, उनको अपने जहन में और अपनी स्मृतियों में संग्रहित और संकलित करना शुरू किया। उसी से उसने जीवन को चलाने के लिए जो उपाय सोचे, उपकरण सोचे, उन उपकरणों का उपयोग करते हुए आदिम मनुष्य ने अपना जीवन शुरू किया। आदिम काल जो था, आदिम समय जो था, किसी आदिम जीवन के लिए एक तरह की जीने की कला को ढूंढने का प्रयास था, और वो उन कलाओं को जो उसे मिल रही थी उसका उपयोग जीवन में करने लगा था। ये सारे अनुभव आदिम मनुष्य ने, हम देखें तो इसको दो बातों से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। एक तो जीवन की लड़ाई, जीवन की आवश्यकताओं की लड़ाई, उसमें उसने आखेट के साथ में वनस्पतियों को पहचाना, बीजों को पहचाना, बीजों की गुणवत्ता को पहचाना, और उसके शरीर पर क्या प्रभाव होते हैं उसके खाने से। उसको देखिए, उसके अनुभव थे कि किस फल को कच्चा खाना चाहिए, किस फल को पका हुआ खाना चाहिए, और किस फल को उसके साथ उपचार करके खाना होता है, या पका करके खाना होता है, या उसमें और कोई मिश्रण करके उसको और स्वादिष्ट बना। हाँ, आस्वाद भी उसको उस समय आस्वाद का भी उसको अनुभव हुआ होगा, और उस अनुभव को एक आस्वाद में एक पूरा आहार तंत्र या ही विकसित हुआ। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कौन सी चीज़ शरीर के लिए कितनी लाभदायक है, कितनी नुकसानदायक है, इसका भी गणित उसके मस्तिष्क में बराबर बनता चला गया। और एक तरह की वो इन सब चीज़ों की लड़ाई में जब उसे सफलता मिली, तो उसके पश्चात जब वो प्रागैतिहासिक काल का मनुष्य जिसने संकेत भाषा से शुरू किया, भाषा भी उसने, जब वो प्रारंभ में मनुष्य तो केवल दिन और रात ही जानता था, समय को नहीं जानता था, समय को भी उसने पहचानना शुरू किया। समय की गणना भी उसके पास नहीं थी। उसको मालूम है कि दिन होता है, सूर्य उगता है, डूब जाता है, रात हो जाती है, गुफा में चले जाते हैं रहने के लिए। वन्य प्राणियों से भय रहता था, तो वो ऐसी शेल्टर या ऐसे आश्रय ढूंढते थे जहाँ उनका भी भय न हो। तो वो गुफा से, उस समय सबसे बड़ी गुफाएं या जो शैल होते हैं, या कगारों के पास में जो चट्टानें होती है, वहाँ पर रहने की शुरुआत की, और उस तरह से उसको एक जीवन, एक बहुत कठिन जीवन जिसको कहना चाहिए, उस कठिन जीवन के पहले पहले सारे अनुभव जो थे वो उस आदिम मनुष्य को हुए। उसने संकेत भाषा का प्रारंभ में उपयोग किया, फिर उसने चित्रलिपि बनाई, जो उसने चित्रों से समझाना शुरू किया। फिर उसके बाद में भाषा के रूप में उसने भाषा की खोज की। भाषा की खोज करते ही उसको अभिव्यक्ति का जैसे बहुत बड़ा आयाम मिल गया। अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से, तो वहाँ से वाचिक परंपरा शुरू हुई। फिर उसके पश्चात वो वाचिक परंपरा मिलने के पश्चात वो हर चीज़ को अभिव्यक्ति में व्यक्त करने लगा। मैं कह रहा था कि
आदिम संस्कृति का एक संपूर्ण इरा जो प्रागैतिहासिक काल से लगा करके होमो सेपियन मानव तक आता है, और उसके बाद में फिर एक दूसरा चरण होता है जिसमें आदिम मनुष्य ने अपनी संस्कृति को संपूर्ण रूप से गढ़ा, अपने जीवन के सौंदर्य को गढ़ा, अपने जीवन के विकास को गढ़ा, और उसके पश्चात वो फिर एक नई जिंदगी या उनके नए आयाम जो जीवन में उनके आए उसको गढ़ना शुरू किया। वो एक संस्कृति का एक दूसरा चरण शुरू होता है। मैं अगले अध्याय में इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि वैदिक संस्कृति ने आदिम संस्कृति से कितना लिया है, क्या कुछ लिया भी है, या आदिम संस्कृति से उसको मिलने वाले कुछ संदेश या कुछ सूत्र थे, क्या वे सूत्र वैदिक संस्कृति के गठन में, संगठन में, निर्माण में कुछ काम आए। इन मूल चीज़ों को मैं थोड़े से कुछ संकेतों के द्वारा और कुछ कथाओं के माध्यम से, कुछ गीतों के माध्यम से बताऊंगा। अगले अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।